तो आज टॉपिक है सेल। चल रही है अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास में कोशिका, और कोशिका में अपन लोगों को पढ़ रहे थे आज स्टार्टिंग चीजें प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दो होती हैं। दोनों में अंतर क्या है? प्लांट सेल्स में सबसे पहले कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सबको पता है। लेकिन दोनों में कौन सी लेयर पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे एनिमल सेल्स हो, दोनों में कौन सी पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यानी अगर आप फिगर में बात करें तो ये मान लीजिए प्लांट सेल्स है, ये प्लांट सेल्स हो गए। दूसरा क्या है? ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल्स में केवल यही वाली हो, इसी का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख दिया। तो अपन लोग अभी जो पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना या सेल मेम्ब्रेन की संरचना होती कैसे। तो इसमें अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक अपने अपने थ्योरी प्रस्तुत की है। एक है यूनिट मेम्ब्रेन, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, इसको अपन लोगों ने दिया था तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये वैज्ञानिक कौन से थे? सिंगर एंड निकोलसन, 1972। ध्यान रखना, वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में जो थ्योरी, जो सिद्धांत दिया था, संरचना दी थी, वही सर्वमान्य हुई। उसी थ्योरी को वैज्ञानिकों ने माना, इसलिए उसको यहाँ पर थोड़ी ये फिगर है, देखिए फिगर की बात कर रहे हम तो एक लेयर ये है, एक पार्ट ये है, साफ देखिए ये लिपिड लेयर है पूरी, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये नेटवर्क प्रोटीन, ये जो दिख रहे हैं इंटीग्रल, ये जो थ्रेड दिख रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये एक्चुअली में संरचना, ये संरचना किसकी है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और ये लिपिड ग्लाइकोलिपिड। इसके बाद ये जो दोनों पार्ट दिख रहे हैं लिपिड लेयर। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वि-आणविक लिपिड परत सी बनी होती है। इस परत के बाहर पेरिफेरल या एक्सटर्निक प्रोटीन्स के अणु जुड़े रहते हैं, इनको इंटरसेक्ट प्रोटीन के नाम से दिया है। दूसरा है ये परिधि प्रोटीन केवल बाहर की ओर जुड़े रहते हैं, सरलता से इनको अलग किया जा सकता है। ध्यान रखना, लिपिड और आंतरिक प्रोटीन मौजिक अवस्था में होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जल विरागी। बात हो रही है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है एक जल रागी होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, और एक जल विरागी होते हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं अणु। इसके बाद इंटरएक्शन द्वारा लिपिड लेयर में स्थित रहते हैं, इनको सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इंटीग्रल प्रोटीन के समय स्थान पर आपस में एक्सचेंज करती रहती है। जैसे इसमें देखिए लिपिड लेयर ये दोनों बनी हुई हो, ग्लाइकोलिपिड ये इन्होंने जो दिया है कि ऊपर वाली जो लेयर होती है ये इसको अपन लोग ट्रेस करके अलग कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाली लेयर यहाँ पर जो लेयर पाई जाती है उसको अपन लोग कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे में फ्यूज्ड होती है, आपस में ये जुड़ी रहती है, इस कारण से इसको अलग नहीं कर। तो ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन, समाकलन, ये शब्द आपने पढ़े होंगे, इनसे ये आपस में दूसरे से जुड़ी रहती है। तो सिंगर और निकोलसन ने इसकी इस प्रकार की संरचना दी थी कि दो स्तर होते हैं, लिपिड जो किसके बने हुए हैं? लिपिड, ये वाले भाग बने हुए हैं लिपिड के। तो ये दोनों में से ऊपर वाला स्तर अलग किया जा सकता है जो क्या होता है? जल विरागी होता है, और अंदर वाले स्तर को अपन लोग अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है? फ्यूज्ड होता है, जल रागी होता है। अब इसके बाद इसी में एक दिया है ट्रांसपोर्टेशन कैरियर प्रोटीन और दूसरा दिया चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जो होते हैं इसमें विशिष्ट विलेय से जुड़ करके उनके सक्रिय परिवहन में एंजाइम्स का कार्य करते हैं, और जो चैनल प्रोटीन होते हैं लिपिड
दो स्तर में जल से भरे छिद्रों के रूप में होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें आयन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कभी ये सोचा है, ये जो संरचना पर लोग बता रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कोशिका द्रव्य से भोज्य पदार्थों को अंदर ले जाना, यही काम करती है। क्योंकि ये किसमें पड़ी हुई है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में तो अर्ध पारगम में झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी में से होकर के हर चीज कोशिका के अंदर जाएगी, लेकिन वही जाएगी जिसकी इनको आवश्यकता है। शेष चीज बाहर भी निकालेगी। यानी सेमी परमेबल का मतलब 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। एक होती है अपारगम में, इम्परमेबल में से कोई चीज नहीं जा सकती है। दूसरी होती है अर्धपारगम में, जिसमें जरूरत होती है उस चीज की अंदर जाएगी, शेष चीज बाहर जाएगी। और तीसरी क्या होती है? पारगम। पारगम का मतलब क्या होता है? सब कुछ अंदर चला जाए, कोई रोक टोक नहीं है, और अंदर से मटेरियल बाहर। तो 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम में होती है, और ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज होता रहता है, बाहर से अंदर मटेरियल और अंदर से बाहर। तो इस प्रकार से ये लेयर की संरचना इस प्रकार से होती है। किसकी है ये? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लड-बोर्जेस मॉडल प्रस्तुत किया। अब इसी में एक टॉपिक और है, गुणसूत्रों का नाम सुना होगा, पढ़ा चुके हैं हम लास्ट टर्न पर। मनुष्य में, पौधों में, जंतु में, अन्न में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है, और ये जब जाइगोट बनता है तो आधे मेल के आधे फीमेल के, ये अगले चैप्टर में बताएंगे हम, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो भी होते हैं। लेकिन 2 ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो अपन लोग सामान्य आंखों से देख सकते हैं, ध्यान रखना। 2 ऐसे गुणसूत्र पाए जाते हैं जो अपन, जैसे ये सभी गुणसूत्र कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर होते हैं, वो अपन को दिखाई नहीं दे सकते बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन पॉलीटीन और लैंप ब्रुश क्रोमोसोम, पहले हम बात करें लैंप ब्रुश क्रोमोसोम की, तो लैंप ब्रुश क्रोमोसोम का फिगर थोड़ा सा देख लीजिए। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम का इस प्रकार का होता है, ये है, इसमें इस प्रकार के फूल से निकलेगी सभी जगह। इस तरफ भी यही होते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरे में रहेंगे। इसका नाम क्या है? लैंप ब्रुश क्रोमोसोम। बहुत बड़े होते हैं, और ये वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, ध्यान रखना, के ऊ साइड में, ऊ साइड किसमें होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इसमें स्पर्म होता है, उसमें ओवा होता है, जो चेंज करके क्या कहलाता है? ऊ टाइप। यानी फीमेल वर्टिब्रेट के ऊ टाइप्स में डेवलपमेंट के समय ये कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? लैंप ब्रुश। ब्रुश जैसी संरचना है, जैसे बोलो किसी बोतल को ब्रुश डाल के साफ करते हैं, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा गुणसूत्र है ये, जो अपन लोग सामान्य रूप से देख सकते हैं। दूसरा है पॉलीटीन। पॉलीटीन पाया जाता है ड्रोसोफिला, कीट है, थोड़ा दिखते पर उड़ता रहता है। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में, सिलाइवरी ग्लैंड्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। लैंप ब्रुश के बाद इसकी संरचना देखिए कैसी होती है। ये पॉलीटीन है, और इसमें 2 प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार पूरे इसमें पॉलीटीन में ये संरचना पाई जाती है। एक होगा डार्क, एक होगा लाइट। ये लाइट होगा, फिर कौन सा होगा? डार्क होगा, फिर लाइट होगा, और फिर डार्क होगा। यानी 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। ये कौन सा है? पॉलीटीन क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में पाए। यानी 2 प्रकार के गुणसूत्र हमने आपको बताए। और इसमें डार्क बैंड जो होता है, इसमें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। यूक्रोमेटिन प्रकार का पाया जाता है, और लाइट बैंड में हेट्रोक्रोमेटिन नामक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो यू किसमें पाया जाता है? ये डार्क बैंड, और ये कौन सा है? लाइट बैंड। इस संरचना दिखाई देती है जब अपन लोग सामान्य रूप से इसको देखते हैं, लेकिन ये अपन को अलग से दिखाई देते हैं। 2 क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? लैंप ब्रुश क्रोमोसोम और पॉलीटीन। लैंप ब्रुश क्रोमोसोम होने के बताया वर्टिब्रेट के ऊ टाइप्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, जबकि ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में
कौन सा पाया जाता है? पॉलीटीन। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीटीन के नाम याद रखना है, जो सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं। इसका आकार कैसा होता है? ब्रश के आकार का। इसका कैसा होता है? लंबा होता है, मूवमेंट ऊपर नीचे वाली संरचना होती है, जिसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड दो प्रकार के पाए जाते हैं। डार्क बैंड में कौन सा? यूक्रोमेटिन, और लाइट बैंड में हेटेरोक्रोमेट नामक ये कार के गुणसूत्र और क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन की संरचना बनी रहती है। से सभी अगला टॉपिक देखिए। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या है वो? जीन, जीएनए। और जीन के बारे में आपने सुना होगा कि जीन जो है सबसे विशेष प्रकार की कारक का नाम दिया मेंडल वगैरह ने। तो जीन कहाँ पाया जाता है? सबको पता है, ये पाया जाता है डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए का एक सेगमेंट जिसमें जेनेटिक कोड निहित होता है। डीएनए आरएनए, डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है जिसमें डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन, यानी जिसमें जेनेटिक कोड लगा होता है। और जेनेटिक कोड हमने बताया, ये यूसी, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायोमिन, यूरेसिल का नाम, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो ये जेनेटिक कोड का होता है। और जेनेटिक कोड इसमें प्रिंटेड रहते हैं जीन। और जीन किसका भाग है? हमने बताया डीएनए का एक टुकड़ा, एक अलग से पोर्शन, जो अलग से एक सेगमेंट होता है, उसमें डीएनए, और डीएनए में जेनेटिक कोड, उसी का नाम, उसी भाग का नाम क्या रख दिया? जीन। तो जो यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो जीन की परिभाषा के रूप में अगर हम बात करेंगे, इसे जीव वैज्ञानिक जीन कहते हैं। किसको? डीएनए के एक सेगमेंट को जिसमें जेनेटिक कोड निहित होता है, जीन कहते हैं। अब द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन वंशागति की प्रथम इकाई है। दूसरा दिया है द यूनिट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उस पदार्थ की एक इकाई है जो माता पिता से संतति में जाती है। बात सुने कि ये परिभाषा है अलग अलग जीन की। और एक परिभाषा है उस पदार्थ की इकाई जो माता पिता से संतान में जाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के वे भाग हैं जो एक विशेष लक्षण से व्यक्त होने को नियंत्रित करते हैं। तो ये 3-4 परिभाषाएं दी हैं जीन की, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर के अपने पेरेंट्स के लक्षण को ऑफ स्प्रिंग माने बच्चों में दर्शाती, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब में होती है। और इसी में उन्होंने दिया है वीकॉन, न्यूटॉन, सिस्टोन, 3 परिभाषाएं अलग अलग दी है। देखिए, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड तो हमने आपको पहले बता दिया था। न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलाकर के संरचना को क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या चीज नहीं होगी? फास्फोरस या फास्फेट ग्रुप नहीं होगा। क्या क्या होगा? न्यूक्लियो, एक तो पेंटोज शुगर और दूसरा क्या है? नाइट्रोजनी बेस। इनको मिलाकर के क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। और वीकॉन, न्यूटॉन, सिस्टोन। वीकॉन जो शब्द है इसके बारे में जरा सुन लीजिए। वीकॉन का अर्थ दिया इन्होंने, ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक परिभाषा दी थी, द जीन इज ए यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। असर है कि नहीं? जीन गुणसूत्र का हुआ है छोटे से छोटा भाग है जो क्रॉसिंग ओवर द्वारा अपने पास के भागों से अलग किया जा सके। फिर से सुन लीजिए, द जीन इज ए यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, माने कुल मिला के छोटे से छोटा भाग है जो क्रॉसिंग ओवर द्वारा, बता चुके हम क्रॉसिंग ओवर और कियाजीनेटा, अपने पास के भागों से अलग किया जा सकता है। और इसमें केवल 1 या 2 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड शब्द आया 1 या 2 पेयर, 1 जोड़ी या 2 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। उसका नाम क्या दिया? वीकॉन। समझा की बात? अब दूसरा क्या नाम है वीकॉन का? न्यूटॉन। क्या है न्यूटॉन? न्यूटॉन शब्द उत्परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, यानी उत्परिवर्तन के समय माने उत्परिवर्तन का मतलब अचानक होने वाला परिवर्तन। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्र आधे मेल के आधे फीमेल के आपस में जुड़ती है, तो वहां पर यदि कोई परिवर्तन हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि वही परिवर्तन आगे बढ़ता जाता है, चेंजिंग होता जाता है। उसको क्या नाम दिया? म्यूटेशन। तो क्या दिया इन्होंने? डीएनए की वह छोटी छोटी इकाई है जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, इसमें 1 या 1 से अधिक न्यूक्लियोटाइड के जोड़े का बना होता है। उसमें क्या दिया था? पिछली वाली में वीकॉन में क्या दिया था? 1 या 2 होंगे। उसमें क्या दिया? 1 या 2 या से अधिक
न्यूक्लियोटाइड की संख्या की संरचना को क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। तो परिवर्तन हुआ है जीन की परिभाषा क्या दी कि जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। यदि जीन में परिवर्तन हो जाएगा तो अगली जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग बन रही है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाता। वो परिवर्तन आगे अगली जनरेशन तक धीरे धीरे से क्या होता रहता, बढ़ता रहता और पहुंचता रहता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। और तीसरा जो सिस्टोन है, सिस्टोन में 30,000 से भी अधिक न्यूक्लियोटाइड के पाए जाते हैं। और इसमें दिया इन्होंने यूनिट ऑफ फंक्शन, जीन को कार्य विधि की एक इकाई माना है। ये परिभाषाएं तीनों अलग अलग, वीगॉन की अलग, न्यूट्रॉन की अलग और सिस्टोन की अलग। सिस्टोन में 30,000 से भी अधिक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के सिस्टोन बनता है। और इसकी परिभाषा क्या दी, फिर से सुन लीजिए। जीन को कार्य विधि की एक इकाई का नाम दिया। तो पहला जो रीकॉन था, जीन गुणसूत्र का वह छोटे छोटा भाग है जो क्रॉसिंग ओवर द्वारा अपने पास के भागों से अलग किया जा सकता है। ये रीकॉन में दिया 1 या 2 पेयर प्रेजेंट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूट्रॉन में क्या दिया? 1 या 2 से अधिक डीएनए की वह छोटी छोटी यूनिट जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। और सिस्टोन में क्या है? कार्य विधि की एक इकाई, यूनिट ऑफ, इसकी परिभाषा क्या? यूनिट ऑफ फंक्शन। और इसमें 30,000 से क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। रीकॉन, न्यूट्रॉन और सिस्टोन, ये 3 परिभाषा है जो किससे जुड़ी है? जीन। कभी टिप्पणी आ जाती है, जीन को अपन लोग कारक बोलते हैं, तो कारक की ये परिभाषा हो गई और जीन से जुड़ी हुई। अब इसके बाद ये जो फिगर बना रहे हैं प्लांट सेल्स का, प्लांट सेल्स में ये फिगर इस प्रकार का बनेगा, ये। और ये जो बीच में बना रहे हैं ये है मिडिल लेवल, इसको मिडिल लेवल से बोलेंगे। और ये ऊपर की क्या है? शेल वॉल। ये प्लांट सेल्स में फिगर है, कैसे बनाना है? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में डिफरेंस है। तो पहले किसका फिगर है? प्लांट सेल्स का। प्लांट सेल्स में ये आपको पता है सेल वॉल, ये सेल वॉल है। और ये दूसरा भाग है मिडिल लेवल, ये दूसरा पार्ट जो बीच में दिख रहा है मध्य वाला भाग है, इसका नाम क्या है? मिडिल लेवल। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 स्तर दिखाई दिए। अब इसके अंदर आपको पता है ये क्या भाग है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये क्रोमोसोम। अगर ये थ्रेड दिखा देंगे हम तो क्रोमेटिन नाम लिखना पड़ेगा, अगर थ्रेड दिखा दिया। और अगर थ्रेड ये दिए तो ये गुणसूत्र, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये वैक्यूल्स हो जाएंगे, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये संरचना क्या हो जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया लवण, इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। ये क्या लगा हुआ है? कोशिकाद्रव्य साइटोप्लाज्म। तो ये सभी नाम अलग अलग है। यहाँ पर ये एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इस प्रकार की ये संरचना पाई जाती है प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एनिमल सेल्स में क्या क्या चीज नहीं होगी? ये वैक्यूल्स नहीं होगी, बेड डेवलप दिखता, बेड डेवलप नहीं होगी, लवक नहीं पाया जाएगा। ये फिगर नहीं बनाता आपको फेयर कॉपी में। सबसे पहले क्या करना है आपको? क्या क्या? सबसे पहले तो आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के फिगर और डिफरेंस, इसका प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का फिगर और डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट, वो अंतर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अंतर। इसके बाद फिर क्या करना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना। फिर इसके बाद आगे बढ़ना है और जीवद्रव्य शुरू करना है। वो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया लवक क्रम से होते होते न्यूक्लियस होते हुए सभी भागों का अध्ययन करना है। तो ये क्या फिगर बनाया हमने इसलिए बता दिया कि ये छूट गया था, अब तक नहीं बनाया था, पढ़ा चुके पूरा। अगले टर्न से लेंगे हम आपको नया टॉपिक है, वो क्या है? जैविक अणु। जैविक अणु में क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, विटामिन वगैरह का अध्ययन करते हैं। तो ये अगला टॉपिक होगा इसका टॉपिक है जैविक अणु, बायोलॉजिकल।